हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिपिन चंद्रा का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और जो सेकेंड चैप्टर है आपका वह है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। नागरिक और आदिवासी विद्रोह, वैसे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वो 1857 के रिवोल्ट के बारे में था। हालांकि बिपिन चंद्र जी ने 1857 के विद्रोह के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने जो स्वतंत्रता संघर्ष की जो बुक है उसकी शुरुआत उन्होंने 1857 के रिवोल्ट से की है। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया है और वही इंट्रोडक्शन मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था। आज जो दूसरा अध्याय है वह है नागरिक और आदिवासी विद्रोह। नागरिक यानी कि भारत के लोग, आम जनता, और आदिवासी यानी कि जहाँ जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग जिनको काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, इन लोगों का विद्रोह। क्या ऐसे लोग भी विद्रोह कर सकते थे? इसी चीज़ को इसमें हम देखेंगे। तो जैसा कि इन्होंने, चंद्रा जी ने लिखा है, उसी के बेस पर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये रिवोल्ट अचानक हो गया, अचानक कुछ ऐसा हुआ और इसकी वजह से 1857 में अचानक एक महाविस्फोट हो गया। वैसे भी कोई भी बड़े विद्रोह अचानक नहीं होते, उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से होती है। 1757 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत से मानी जा सकती है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव बंगाल में पड़ी। तो यहाँ से हम ब्रिटिश शासन की शुरुआत मान सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार के विरोध में आवाज़ें उठ रही थीं, लेकिन ये आवाज़ें एक संगठित रूप में नहीं थीं, अलग अलग क्षेत्रों में थीं। और जहाँ पे जो लोग शोषित थे उन लोगों के द्वारा पृथक पृथक रूप से छोटे छोटे विद्रोहों के माध्यम से अपनी नाराजगी या अपने आक्रोश को ब्रिटिश सरकार के विरोध में प्रकट किया जा रहा था। तो इन्हीं सीरीज में अगर हम देखेंगे तो जो नागरिक और आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं वह इसी प्रकार के विद्रोह थे। ये कुछ पर्टिकुलर इलाकों में संगठित थे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया इनका नहीं था। आप पूरे नेशन वाइज नहीं कह सकते, पूरे स्टेट वाइज भी नहीं कह सकते, कहीं किसी रियासत में तो कहीं किसी रियासत के छोटे से हिस्से में। तो ये विद्रोह हुए जो 1757 से ही शुरू हो चुके थे, यानी ब्रिटिश शासन की स्थापना से ही शुरू हो चुके थे, यानी ब्रिटिश राज की शुरुआत के ही समय से ये विद्रोह चल रहे थे। और ये विद्रोह कर कौन रहा था? तो कहीं पर नागरिकों के द्वारा किया जा रहा था, तो कहीं पर उन राजाओं और नवाबों के द्वारा या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा जिनकी जायदादों से उन्हें बेदखल कर दिया गया था, और जमींदारों के द्वारा, भूस्वामियों के द्वारा और पोलीगारों के द्वारा। ये पोलीगार क्या होते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोलीगारों के द्वारा, पोलीगार वे लोग थे, दक्षिण भारत के वे जमींदार जो अपने पास हथियार बंद दस्ते रखते थे, यानी हथियार बंद सैनिक रखते थे। और इन जमींदारों का संबंध किससे था? दक्षिण भारत से। यानी पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के वे जमींदार जो अपने पास हथियार बंद सेना रखते थे। इन लोगों के द्वारा इन विद्रोहों का नेतृत्व किया जा रहा था। कभी कभी अंग्रेजों द्वारा जीती गई रियासतों के बड़े अधिकारी और दरबारी भी इन विद्रोहों का नेतृत्व करते थे। इन विद्रोहों का जनाधार और शक्ति हमेशा शोषित किसान, दस्तकार और राजाओं और नवाबों की विघटित सेनाओं के सिपाहियों से मिलती थी। यानी इसमें भाग लेने वाले कौन थे? एक तो शोषित किसान थे, दस्तकार थे, और राजाओं और नवाबों की जो सेनाएं थीं, उनके जो सेनाओं के जो विघटित जो सैनिक थे, जो बेरोजगार हो गए थे, उन रियासतों के समाप्त हो जाने से, अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए जाने की वजह से ये लोग इन विद्रोहों की शक्ति हुआ करते थे। यानी जो भी राजा या जमींदार या पोलीगर ये जो इस प्रकार के विद्रोह को ऑर्गेनाइज करते थे, संगठित करते थे,
वह इन्हीं लोगों से सपोर्ट लेते थे और इन्हीं लोगों के सहयोग से इन विद्रोहों को अंजाम तक पहुंचाते थे। ब्रिटिश राज के द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में जिस तेजी से परिवर्तन किए गए उसने इन विद्रोहों को जन्म दिया। यानी ये विद्रोह हुए कौन? क्योंकि ब्रिटिश शासन की जब स्थापना हुई तो ब्रिटिश शासन की स्थापना से केवल रियासतें, केवल राज्य अंग्रेजों ने नहीं हड़पे या उनको अपने अधीन नहीं किया। जब उनको अपने अधीन कर लिया तो वहाँ पर इन्होंने टैक्सेशन की अपनी पॉलिसी बनाई, अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, साथ ही साथ प्रशासन का अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया, भू राजस्व प्रणाली अपनी डेवलप की इन्होंने, इकोनॉमिक पॉलिसी तो बनाई, रेवेन्यू पॉलिसी भी इन्होंने, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको भी इन्होंने रीडिज़ाइन किया अपने हिसाब से। जैसा कि अभी आगे चलकर हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को शुरू किया, एक परमानेंट सेटलमेंट, एक रैयतवाड़ी सेटलमेंट, एक मालवाड़ी सेटलमेंट। और ये जो चेंजेस किए उन चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा और यही जो लोग थे जो इनसे प्रभावित हुए, इन प्रभावित लोगों ने ही इन विद्रोहों में हिस्सा लिया, ये हम कह सकते हैं। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीय राज्यों को जीता गया, भारतीय राज्यों को हड़पा गया, उन राज्यों को हड़पने और जीतने के बाद जो नागरिक विद्रोह हुए या जो आदिवासी विद्रोह हुए, जिनको राजाओं, भूस्वामियों, जमींदारों और कुछ आदिवासी नेताओं ने भी नेतृत्व प्रदान किया, तो ये लोग वे लोग थे जो अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश सरकार की नीतियों, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में इनके द्वारा किए गए परिवर्तनों से प्रभावित थे, जिनके अधिकार छीने गए थे, जो बेरोजगार हुए थे और जिनको इन लोगों ने बेदखल किया था। इन परिवर्तनों ने भारत के किसान और समाज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था। ब्रिटिश राज के द्वारा जो ये परिवर्तन किए गए, इन परिवर्तनों का बुरा प्रभाव जो भारतीय कृषक समाज है, भारतीय कृषक समाज के जीवन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव डाला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए इन परिवर्तनों ने, जिसे बड़े पैमाने पर लोगों को अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं। बंगाल में 30 साल के भीतर ही लगान की दरें मुगल काल की दरों के मुकाबले में दोगुनी बढ़ा दी गई थीं। यानी ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद की अगर हम बात करें 1757 के बाद, तो 30 साल के भीतर, विदिन 30 ईयर्स, जो बंगाल में मुगल शासन काल में जो टैक्सेशन था, जो कर प्रणाली थी, उस टैक्सेशन का डबल टैक्सेशन कर दिया गया, यानी डबल कर बढ़ा दिया गया। और जैसे जैसे ब्रिटिश राज फैला वहाँ वहाँ लगान की दरें इसी तरीके से बढ़ाई गईं और अंग्रेज़ों ने इस बढ़ी हुई राजस्व प्राप्ति का एक भी पैसा गांव के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च नहीं किया। देखिए, मुगलों के शासन और ब्रिटिश शासन के नेचर में भी एक अंतर है। मुगल जो थे उन्होंने इस देश को अपना लिया, वो इसी देश के होके रह गए, तो उन्होंने अगर टैक्सेशन किया भी तो उस धन को कहीं दूसरे देश में ले जाकर शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहीं पर गांव में, शहरों में, निर्माण कार्य में, बाकी अन्य चीज़ों में खर्च किया। तो वो पैसा यहीं के लोगों को मिला, यानी वहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ। जबकि ब्रिटिश काल में आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा जो राजस्व की दरें तो बढ़ाई जा रही थी और उसे जो सरकार की जो आय हो रही थी, उस आय का 1 रुपया इन्होंने गांव के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च नहीं किया। और ब्रिटिश सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से जो प्रभावित लोग थे, उन लोगों ने अनेक विद्रोहों को जन्म दिया। राजाओं और नवाबों की तरह ही संपत्ति और अधिकारों से वंचित जमींदार और पोलीगारों में भी गुस्सा था और ये अपनी खोई हुई हैसियत वापस चाहते थे। राजाओं, नवाबों और जमींदारों के परंपरागत अभिजात वर्ग के साथ एकजुट होकर किसानों और दस्तकारों द्वारा हथियार उठा लिए जाने के पीछे उनके अपने कारण थे। देखिए, राजाओं ने, जमींदारों ने और नवाबों ने जो विद्रोह में हिस्सा लिया, उनके अपने कारण थे, क्योंकि उनकी रियासतें छीनी गईं, उनके अधिकार कम किए गए, उनका ठाट बाट खत्म कर दिया गया,
लेकिन किसानों और दस्तकारों ने जो उनका साथ दिया उसके पीछे उनके अपने अलग कारण थे। लगान की लगातार ऊंची दरों के कारण किसान या तो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे या उन्हें अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। इन नए भूस्वामियों ने किसानों को जो जमीनें पट्टे पर दी उनका किराया इतना बढ़ा दिया गया कि चुका पाना किसानों के बस की बात नहीं रह गई थी। ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में लिखा था कि पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए गए जुर्म थे। यानी यहाँ पर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के पहले या ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भारत में जो यहाँ पर विद्रोह की आवाज़ें समय समय पर उठती गईं, हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन आवाज़ों को कुचल दिया गया, लेकिन ये विद्रोह हो क्यों रहे थे? तो इस विद्रोह देखिए, ये राजाओं के विद्रोह भी थे, इसमें राजा भी शामिल थे, इसमें जमींदार भी शामिल थे, इसमें नवाब भी शामिल थे, इसमें किसान भी शामिल है, यानी भारत का सबसे शोषित वर्ग किसान भी शामिल है, आम नागरिक भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है। लेकिन सबके शामिल होने के पीछे अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन इन सब का एक कॉमन कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां जो शोषणकारी नीतियां थी, इन शोषणकारी नीतियों ने सबके ऊपर बुरा प्रभाव डाला था और जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं एक छत्र के नीचे आए और अपने इस विद्रोह को अंजाम दिया। हाँ, कमी ये रही कि ये लोग पूरी तरीके से संगठित नहीं हो पाए या ये विद्रोह इतना व्यापक नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को एक बड़ी चुनौती दे सके। या धार्मिक नेताओं और परंपरागत रूप से बौद्धिक तबके ने भी विदेशी शासन के प्रति नफरत भड़काने और विद्रोह को उपजाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। दरबारों के पैसे पर पलने वाले कवियों, लेखकों, संगीतज्ञों और अन्य कलाकारों, पुजारियों, पंडितों, मौलवियों वालों की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके पालने पोसने वाले राजाओं, नवाबों की ऐसी हैसियत नहीं रह गई थी कि वे ब्रिटिश राज में उस ऐसो आराम से रह सकें। इन विद्रोहों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही विदेशी था। इसका मतलब जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से उसने अपने आप को हमेशा विदेशी शासक के रूप में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, यानी उन्होंने कभी भी इस देश को अपनाया नहीं। तो ये बड़े कारण थे। अब इसमें कई सारे विद्रोह हुए हैं। 1763 से 1856 के बीच देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ 40 से ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए। 1763 टू 1856 यानी 1857 के विद्रोह ठीक पहले अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए, 40 से ज़्यादा विद्रोह हुए, और वो भी छोटे मोटे विद्रोह नहीं है, बड़े विद्रोह हुए हैं, ब्रिटिश शासन के विरोध में हुए हैं। छोटे पैमाने पर अगर विद्रोह देखा जाए तो इनकी गिनती अनगिनत होगी। बेदखल किए गए किसान, राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की नेतृत्व डाली। ये काफ़ी पॉपुलर विद्रोह रहा है 1857 के विद्रोह के पहले, जिसको हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और सन्यासी विद्रोह में कौन से लोग थे? बेदखल किए गए किसान, राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया। यह विद्रोह 1763 से प्रारंभ हुआ और ये चला है 1800 तक। काफ़ी लंबा विद्रोह रहा है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है ये आनंद मठ। इस आनंद मठ में जो पृष्ठभूमि है वह इसी सन्यासी विद्रोह की है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत के 3 साल बाद ही 1766 में बंगाल, बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। यानी 1766 में 1766 में बंगाल और बिहार के 5 जिलों में एक चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह।
और ये विद्रोह कब तक चला? 1766 से लेकर 1772 तक चला है। और ये विद्रोह दोबारा भड़का है, यानी सेकेंड टाइम भी हुआ है, 1795 से लेकर 1816 तक चला है। इसके अलावा पूर्वी भारत में अगर आप देखेंगे तो पूर्वी भारत में 1783 में, 1783 में रंगपुर और दिनाजपुर 1799 में विष्णुपुर और बीरभूम में, और 1727 से 40 तक संबलपुर में बड़े विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में विजयनगरम के राजा ने 1794 में विद्रोह किया। 1794 में विजयनगरम के राजा ने विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगरों ने 1790 में, त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी ने 1805 में एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है त्रावणकोर वाला। त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी ने 1805 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। सौराष्ट्र में 1816 से 1832 तक अनेक विद्रोह हुए। 1818 से 31 तक 1818 से 1831 तक भील विद्रोह, चिन्नावा के नेतृत्व में कित्तूर विद्रोह, इसके नेता हैं चिन्नावा के नेतृत्व में 1824 में कित्तूर विद्रोह। ये कुछ उदाहरण हैं कि कब कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके नेता कौन थे। हर जगह नेता का नाम भी नहीं मिलता। उत्तर भारत की स्थिति भी यही थी। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह हुए और ब्रिटिश सरकार ने इन विद्रोहों को काफ़ी बेरहमी से कुचला भी है। जैसे बेलुथम्पी के विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया, तो बेलुथम्पी को उसके मर जाने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को इन लोगों ने पब्लिकली फांसी पर लटकाया। इसका उद्देश्य यही था कि एक आतंक पैदा करना विद्रोहियों के मन में और जनता के मन में, एक डर पैदा करना कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई तो हम किस हद तक जाएंगे और आपका क्या अंजाम करेंगे। तो ये तो विद्रोह थे। इसके अलावा अनेक जनजातियों के विद्रोह भी हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों में बहुत बड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने जुझारू संघर्ष किया और असम में शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। लेकिन ब्रिटिश राज के द्वारा आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया और लगान की नई प्रणाली लागू की गई। जगह जगह बदलकर झूम और पुडू विधियों से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उन्हें खेत अब उपजाऊ नहीं रह गई है तो जंगल साफ कर खेती करने के लिए नई जमीन तैयार करते थे। और औपनिवेशिक राज ने सब कुछ बदल दिया और जंगल, भूमि, वन उत्पादों और गांवों की ज़मीनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। और इन लोगों के जो परंपरागत अधिकार थे ज़मीनों पर, जंगलों पर, खेतों पर, वो सारे अधिकार इनके छीन लिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अनेक विद्रोह हुए हैं, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह भी कुछ हैं। एक संथालों का विद्रोह रहा, काफ़ी आदिवासियों में सबसे बड़ा विद्रोह रहा। ये आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना गया है। ये भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दामन-ए-कोह क्या चीज़ है, दामन-ए-कोह क्या चीज़ है, तो ये है आपका भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, ये दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता है।
यह संथाल बहुल क्षेत्र था और यहाँ हजारों संथालों ने संगठित विद्रोह किया। विद्रोहियों ने गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष किया और 1854 के आते आते आदिवासी विद्रोह एक तरीके से कमज़ोर भी पड़ने लगा था। और इस संथाल विद्रोह के नेता की अगर बात की जाए तो सिद्धू और कान्हू इनके नेताजी थे। काफ़ी पावरफुल विद्रोह माना जाता है संथाल विद्रोह। ब्रिटिश सरकार ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए काफ़ी सख्ती से काम किया और इन विद्रोहों को कुचल कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद इन विद्रोहों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और ये कहना कि केवल पढ़े लिखे और संगठित होकर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जा सकती थी, यह सही नहीं होगा। ऐसे लोग जो जंगलों में रहते थे, ऐसे लोग जिन्हें लड़ाई का कोई विशेष या आंदोलन चलाने का कोई विशेष अनुभव नहीं था, उन लोगों ने भी समय समय पर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और ब्रिटिश सरकार के सामने एक समस्या उत्पन्न की है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह अचानक होने वाला कोई विद्रोह नहीं था। उस विद्रोह की शुरुआत 1757 में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ते ही पड़ चुकी थी और ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने उन विद्रोहों को जन्म दिया जो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो इन्होंने बिपिन चंद्रा जी ने आदिवासी विद्रोहों के संदर्भ में ये थोड़ा बहुत लिखा है, ज़्यादा इसको भी हाईलाइट नहीं किया है। इनका असल में मेन जो वर्क है वो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर है। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का जब अध्याय शुरू होगा तो वहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तो ये केवल एक परिचय के रूप में है इन चैप्टर्स का, ज़्यादा इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। केवल स्टोरी बेस में कुछ तथ्यों के साथ इसको उजागर करने की कोशिश की है और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रही बात जब स्वतंत्रता संघर्ष शुरू करेंगे बिपिन चंद्रा जी का, तो उसका एनालिसिस जो है वो काफ़ी व्यापक होगा। तो आज के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद और इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।